हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्वांट्स की मीन्स की चेकलिस्ट हमने स्टार्ट की है। फर्स्ट चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट के अंदर क्या है कि आपको 7 ड्रिल्स के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको अलग अलग ड्रिल्स दे रखी है। आप जब भी करें एक कंप्लीट करें इस तरह से, क्योंकि मीन्स की चेकलिस्ट कुछ लोगों को लगता है कि पूरा कंप्लीट एक साथ नहीं कर सकते, तो इसको ड्रिल की फॉर्म में दे रखा है। आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है ये, उन्होंने कंप्लीट प्रोवाइड कर रखी है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आज हम इसका ड्रिल 1 कर रहे हैं। हेल्पफुल है आपके बैंक एग्ज़ाम 2023 के लिए, मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ड्रिल 1 करते हैं आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ट्रपेजियम दे रखा है एक, उसका स्मॉलर बेस दे रखा है। हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी भी चेकलिस्ट को सोल्व करने का सबसे अच्छा क्या तरीका होता है, अगर आप चेकलिस्ट में से कर रहे हैं फिर कोई क्वेश्चन आपका अटक जाता है, देन आप वीडियो पे आते हैं, इसकी बजाय आप ऐसे करिए कि आपने वीडियो प्ले कर ली, जैसे ही क्वेश्चन आया पहले आप खुद सोल्व करके देखिए उसको। अगर नहीं समझ आ रहा तो वहीं आप मेरा सोल्यूशन देखिए, तो आपको क्या होगा कि वो सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन कंप्लीट आ रहा है, आपने सोल्व कर लिया, फिर भी आप अगर देखते हैं कि वीडियो में कैसे सोल्व करवाया गया, तो उससे क्या होता है, क्या पता किसी मेथड में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो और उसमें मैंने वो आसान तरीके से सोल्व कर दिया हो, अदरवाइज़ आप अच्छे से कर रहे हो, तो उससे पता लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारा क्या तरीका है और दूसरे का क्या अप्रोच है। तो ये तरीका होता है एक चेकलिस्ट को सोल्व करने का। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। देखिए एक स्मॉलर बेस दे रखा है ट्रपेजियम का। सबसे पहले ये ट्रपेजियम होता कैसा है, तो आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसी शेप होती है इसकी। और उसके बाद उसका जो स्मॉलर बेस है हमें वो निकालना है। हम मान लेते हैं कि स्मॉलर बेस क्या है इसका, एक्स, हमने एक्स एज्यूम कर लिया। हमें दो वैल्यूज़ निकालनी होती है, मीन्स में कभी भी एक नहीं, वो दो चीज़ें पूछता है। देखिए ऑप्शन में भी दो दो दे रखी हैं आपको। देन फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड ऑफ 16 है। ये दो पैरेलल साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब इन्होंने क्या दे दिया, हाइट दे दी। तो हमें यहाँ से हाइट मिल गई। हाइट कितनी है हमारे पास, 16। हाइट का पता लग गया कि हाइट है 16। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दे रखी है जिसका पेरीमीटर है 64, एंड जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी दे रखी है, अगर हम लेंथ कंसिडर करें रेक्टेंगल की तो 18 सेंटीमीटर। जो बिगर पैरेलल साइड है ट्रपेजियम की वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हम अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ निकाल लें तो हमें यहाँ से ये साइड मिल जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है आगे, नेक्स्ट सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया और उसका सम करना है, और ट्रपेजियम के एरिया का सम करना है। दोनों सम करके हमें ये वैल्यू निकालनी है। एक हमें उसका स्मॉलर बेस चाहिए, ठीक है, और एक हमें उन दोनों का सम चाहिए। सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अगर रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर दे रखा है तो उससे हमें ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ निकलते ही क्या होगा, बिगर साइड निकल जाएगी उसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b। कितना दे रखा है हमें, 64। लेंथ हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 18 पुट कर देते हैं, बी आपकी यहाँ से 64। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 18 + b = 32। अगर 18 को हम 32 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 14। इसका मतलब ब्रेथ कितनी आ गई रेक्टेंगल की, 14। हमें लेंथ थी पता थी 18 और यहाँ से ब्रेथ मिल गई कितनी, 14। अब जो लार्जर साइज़ है आपके ट्रपेजियम की, लार्जर साइड जो भी उन्होंने दे रखी है उसका क्या एरिया है, उसका उन्होंने दे रखा है कि जो लार्जर की हमारे पास जो लेंथ है, वो जो बिगर साइड आएगी, हम साइड निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि लार्जर वाली, वो क्या है, ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 18। हमें यहाँ से क्या पता चल गया, एक साइड पता लगी 18, हाइट पता है हमें, लेकिन हमें इसकी ये साइड नहीं पता कि इसका बेस कितना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करें, हमें सम निकालना है दोनों का, तो हम दोनों का सम निकालते हैं। सबसे पहले अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हमें लेंथ इनटू ब्रेथ करनी पड़ेगी। उसके बाद ऐड करना ट्रपेजियम का एरिया, वो क्या होता है, वो होता है आपका 1/2। साइड को एक कंसिडर करिए, एक को बी कंसिडर करिए और हाइट से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका क्या होता है, एरिया। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें क्लियर थी, हाइट हमें कितनी दे रखी थी, 16, लेंथ थी 18, ब्रेथ हमने निकाल ली थी 14, और जो लार्जर साइड थी मान लेते कि ए एज्यूम कर लेते हैं, वो हमारी कितनी निकल के आ गई थी, लार्जर साइड जो ट्रपेजियम की थी वो आपकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा थी, तो मतलब 18 हो गई। हमें बी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब हम सम करते हैं दोनों का। जो रेक्टेंगल का सम है वो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल प्लस ये ट्रपेजियम का सम। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हो जाएगा 1/2 a + b, और मल्टीप्लाई करना आपको हाइट से, ठीक है।
ये हमारी वैल्यू बन गई। अब लेंथ एंड टू ब्रेथ क्या है, 18 एंड 14 प्लस 1/2, और ए की वैल्यू बिगर साइड है 18 एंड ये हमें नहीं पता, हाइट आपके 16। ठीक है, 18 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, ये बनेगा 1/2 और 18 से कट करते हैं तो आपके पास 8 बन जाएगा। 8 से 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 18 एंड 8 आपका बनेगा 252। नहीं, एक सेकेंड, 18 और 14 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपके पास 252 इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144, और जब 8 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b। 252 और 144 को ऐड करते कितना बनेगा, 396 प्लस में 8b। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, किसका, दोनों का सम की। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसको याद रखिए। इक्वेशन क्या बनी है, 396 प्लस 8b। ठीक है, बी हमारी क्या है, बेस ऑफ द ट्रेपेजियम आई। तो ये इक्वेशन एक फाइनल इक्वेशन बन गई। अब आपको निकालना क्या है, अब हमें क्या करना है, इन्होंने बोला है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज कम इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के अंदर कौन सी पॉसिबल वैल्यू आएंगी। तो इसमें क्या करना है कि बी, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या पुट करना है, बी की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड आपको क्या है, टोटल सम निकालना है। तो टोटल सम इसके इक्वल है। तो अब क्या करना होता है क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन ट्राई करने हैं। इन्होंने बोला कि कौन सी वैल्यू सही आएगी, जैसे ए और सी सही आ गई तो फिर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे ए एंड सी वाला, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन ट्राई करते हैं हमें, जिसके अंदर बी की वैल्यू क्या है, 12 दे रखी है आपको बी की वैल्यू। ठीक है, तो सम कितना बनेगा इन दोनों का, 396 प्लस में 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना, 96। 396 और 96 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 492 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 494, इसका मतलब ऑप्शन 1 हो गया गलत। आप जो भी बेस लेके चल रहे हैं उसके बाद एरिया जो आपका सेम बनेगा वही सही आंसर है, इसका मतलब वही आपकी इक्वेशन में फिट बैठता है। अगर हम बी ऑप्शन ट्राई करें और बी की वैल्यू 20 लेके चलते हैं तो क्या बनेगा, 396। अब 20 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऐड होगा 396 प्लस 160, कितना बनेगा आपके पास, 556, 556। लेकिन ऑप्शन में क्या है, 555, ये भी आपका गलत हो गया। अब सी ऑप्शन ट्राई करो, बी की वैल्यू है 17, इसका मतलब 396 प्लस 17, यहाँ पे 17 पुट कर दिया बी की जगह पे, मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, क्या बनेगा 396, ये 136, मतलब 532, 532। देखिए इसमें 17 लेने के बाद 532 बन रहा है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, आपकी बी की वैल्यू दे रखी है 26, क्या इक्वेशन 396 प्लस में 8b, ये हमारे पास बन गई। तो हमें यहाँ क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है 26 को, कितना बनेगा 208, और आप 396 ऐड करेंगे 604। जब हमने बेस को 26 लिया तो एरिया बन रहा है 604, देखिए यहाँ पे भी 604 बन रहा है। इसका मतलब सी और डी दोनों ऑप्शंस में जो भी हम बेस ट्राई कर रहे हैं हमारा एरिया सेम आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर है सी एंड डी। सी एंड डी किसके अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर, मतलब ओनली सी एंड डी इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, बाद में इक्वेशन बननी, ऑप्शन ट्राई करनी है, क्योंकि मेंस में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही मैच करता है। तो प्री में तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इसमें देखिए 2 आंसर दे रखे हैं एक क्वेश्चन के, तो इस तरह से किए जाते हैं मेंस के क्वेश्चन। आप ये कंप्लीट चेकलिस्ट करते हैं ना, इन्होंने बता रखा है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक चेकलिस्ट आएगी और 1 के अंदर 7 ड्रिल है, आप कंप्लीट करिए, हर रोज़ एक ड्रिल कर लीजिए कंप्लीट, या फिर जल्दी होता है तो आप जल्दी कर लीजिए। आपको ये सारी ड्रिल्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या करिए कि एक दिन में या तो एक कर लीजिए या 2 कर लीजिए, स्टार्टिंग में तो एक करिए, अदरवाइज़ 2 करनी शुरू कर दीजिए। फिर क्या होगा, आप इसका रिवाइज कर पाएंगे, रिवीजन करेंगे तो जब मेंस का टाइम आएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत अच्छा है, आप करते रहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आयुष ने एक टेबल खरीदा है, एक चेयर खरीदी। ठीक है, टेबल का प्राइस हमें निकालना है, ये जो ब्लैंक दे रखा है इसका मतलब वो निकालना है आपको। चेयर का प्राइस कितना दे रखा है, 1500 रुपये, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि सीपी कितना है चेयर का, 1500 रुपये। किसका, चेयर का, सीपी चेयर का 1500 रुपये है। उसने क्या किया है कि ही मार्क्ड अप द टेबल, टेबल का जो प्राइस था, कॉस्ट प्राइस जितना भी था उसे 20% ज़्यादा लिख दिया, मतलब एमआरपी 20% बढ़ा दिया। चेयर में क्या किया, उसने 25% बढ़ा दिया एमआरपी, मतलब 1500 रुपये सीपी था तो उसने एमआरपी 25% बढ़ा दिया।
फिर डिस्काउंट कितना दिया 125 रुपीज़ का। अगर वो टेबल को बेच रहा है, ही सोल्ड द टेबल फॉर राइस, हमें बताना है कि टेबल कितने का बेचा। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस एंड किसका, टेबल का, और सेलिंग प्राइस टेबल का कितने का बेचा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, जो टेबल को बेचने में जो उसको प्रॉफिट मिला है, सेम प्रॉफिट चेयर को बेचने में मिला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द टू ब्लैंक्स इन द क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ट्राई करने हैं, उसके बाद बताना ए सही है बी सही है, दो आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए हर ऑप्शन के अंदर दो दो सही कर रखे हैं, इसका मतलब दो आंसर सही होंगे। सबसे पहले देखिए चेयर का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, हमें टेबल का ना तो कॉस्ट प्राइस पता है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। बस इतना पता है कि उसका प्राइस 20% बढ़ा दिया था। अब यही नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो बढ़ा के क्या करेंगे। आप लीजिए चेयर के अकॉर्डिंग, चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 रुपये। अब उसके क्या किया, एमआरपी उसने क्या किया 25% बढ़ा दी। तो एमआरपी एक कैसे निकाल सकते हैं इसका, सीपी और जितना परसेंट बढ़ाया है, अगर 25% बढ़ाया है तो 25 को ऐड करेंगे 100 में, कितना होगा 125/100। सीपी है आपका 1500, यहाँ पे 125/100 करते हैं, 25 पे कट करेंगे 5 एंड इसको कट किया, या फिर हम डायरेक्ट 0 से 0 कट कर लेते हैं और 25 और 15 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना बनेगा हमारे पास 1875। इसका मतलब एमआरपी उस वैल्यू का कितना है 1875 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना था 1500 रुपये। इसका मतलब कितने का गैप हो गया इनके दोनों के बीच में, 375 रुपये का गैप हो गया। मतलब वो खरीद के लाया था वो चीज़ 1500 रुपये की, और उसने एमआरपी जो लिखते हैं प्राइस के ऊपर कोई भी चीज़ के ऊपर, वो एमआरपी उसने लिख दी 1875 रुपये। अब बोला है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 125 रुपीज़ का, 125 का उसको उसने डिस्काउंट दिया है 125 का। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो एमआरपी में से अगर हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करें 125 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पास कितना 1750 रुपये। इसका मतलब सेलिंग प्राइस है इसका 1750 रुपये एंड कॉस्ट प्राइस है 1500। आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है इसको। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, कितना है 1750 और उसका खर्चा कितना हुआ था 1500 रुपये का। इसका मतलब उसको 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसको। अब इसने ये बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ है सेम जितना चेयर पे प्रॉफिट हुआ उतना ही आपको टेबल पे भी प्रॉफिट हुआ है। इतना क्लियर, ठीक है। इसका मतलब टेबल की क्या इक्वेशन बन सकती है, टेबल का अगर मुझे निकालना है मान लीजिए सेलिंग प्राइस, तो कैसे निकलेगा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसमें अगर 250 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर दें तो उसके सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। बिल्कुल सही है ना। मान लीजिए 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 350 रुपये सेलिंग प्राइस। तो ये इसकी इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन को हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे, कैसे। टेबल का हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट उसको सेम हुआ है तो 250 रुपये के इक्वल। इस इक्वेशन में आप पुट करते जाओ, क्या सारे ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर हमने ये ऑप्शन ट्राई किया, सबसे पहले ऑप्शन किसका है, देखिए ब्लैंक जिसका दे रखा है वो फर्स्ट ऑप्शन उसका होगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का ब्लैंक है, तो जो 1000 वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस है। सेकंड है आपका सेलिंग प्राइस का ब्लैंक, तो ये है आपकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम सीपी मान लेते हैं 1000 रुपये, इन्होंने 1000 दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 1000 प्लस 250 कितना हो जाएगा 1250। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 1200, मैच नहीं कर रहा है हमारे ऑप्शन से, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। अब बी ट्राई करते हैं, कॉस्ट प्राइस है 1600 रुपये, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 1600 प्लस 250 कितना बनेगा 1850। देखिए इसमें भी 1850 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। सी ऑप्शन देखिए 1300 रुपये, अगर सीपी को 1300 माने तो इसमें 250 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1550, लेकिन यहाँ कितना है 1560, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन ट्राई करें तो सीपी को हम 1400 रुपये रखते हैं, इसमें 250 ऐड किया तो आपका कितना हो गया 1650। देखिए ऑप्शन डी भी मैच कर रहा है, इसका मतलब बी एंड डी हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 डिजिट नंबर इज़ 34। 5 डिजिट नंबर दे रखे हैं जिनकी एवरेज क्या है 34। सबसे पहले आपने अगर एवरेज का क्वेश्चन किए हों, जैसे हम चेकलिस्ट डेली सॉल्व करते हैं उसमें एक क्वेश्चन आपको एवरेज का डेली मिलता है,
प्री लेवल की चेकलिस्ट, प्री प्लस मीन्स मतलब अर्थमेटिक के क्वेश्चन, वो आपके मीन्स में भी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए अब आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको प्री की जो चेकलिस्ट की हुई है उनसे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप बड़ा होता है मीन्स के अंदर क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लेंथ ही मिलेगा। लेकिन देखिए मेथड तो वही लग रहे हैं सारे, इसमें चीज़ें पूछ ज़्यादा रखी हैं ताकि आपको टाइम ज़्यादा लगे, बाकी बेसिक्स तो सेम ही है। तो प्री को इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो चेकलिस्ट बहुत हेल्पफुल होंगी आपको मेंस को भी अटैम्प्ट करने में। देखिए एवरेज दे रखा है 5 डिजिट का, 5 डिजिट नंबर है, 5 2 डिजिट नंबर है, मतलब 5 अलग अलग नंबर दे रखे हैं 2 2 डिजिट के। कितनी एवरेज है इसकी? 34 एवरेज है। एक्स एंड वाई आर 2, मतलब उन 5 नंबर में से 2 नंबर इन्होंने दे दिए एक्स एंड वाई। अगर ये बोल रहे हैं कि इफ़ द डिजिट ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, जैसे 2 डिजिट नंबर है तो मान लीजिए कि 6 और 7 है, ये आपका 8 और 5 है, तो ये इंटरचेंज हो गए। इफ़ द डिजिट ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, इंटरचेंज हो गए मतलब 7 आगे आ गया, 6 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, ऐसे नंबर इंटरचेंज हो गए। उससे क्या हुआ कि जो एवरेज है वो पहले तो थी 34, अब एवरेज होगी 14.2%। अगर इसके अलावा हम ये करें कि अदर नंबर मतलब ये 2 नंबर तो एक्स एंड वाई हमने छोड़ दिए, इसके अलावा जो बाकी नंबर है उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी एवरेज कितनी बनेगी? 5 नंबर की 10 एवरेज बन जाएगी। आपको निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ 10 डिजिट ऑफ एक्स एंड वाई। 10th डिजिट मतलब मान लीजिए कि जो शुरू का नंबर है, जैसे यहाँ पे जैसे 8 एंड 5, ये देखिए 6 7 और 8 5 है, तो इसकी ये 10th ये डिजिट एंड ये डिजिट, इन दोनों को आपको ऐड करना है। क्लियर? ये हमें निकालना है। अब सबसे पहले सारे ऑप्शन ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y हो गया, जो बाकी 3 नंबर बच गए, जो 3 नंबर बाकी बच गए उनको हम z एज्यूम कर लेते हैं। क्या मान लिया हमने? z। अब देखिए क्या दे रखा है कि पाँचों की एवरेज क्या है? 34। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड, ये पहले 2 नंबर हो गए, z बाकी के 3 नंबर हो गए, तो पाँचों नंबर का सम निकालते हैं। सम कैसे निकालते हैं? जितने नंबर है और जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 170। इन तीनों का जोड़ कितना आ गया? 170। अब इन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट वाला कि अगर उन 2 नंबर को छोड़ दें, x प्लस वाई, ऐसे कैसे? जो बाकी के नंबर है उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दे। बाकी के नंबर क्या है? z, तो z को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? -z। अब एवरेज कितनी बनती है? 14.2%। तो 14.2% को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर आ जाएंगे, अच्छा सॉरी, एवरेज अगर -1 से मल्टीप्लाई करते तो एवरेज आपकी 10 बन जाती है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर कितना आ गया? 50। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में देखिए क्या है, z एक माइनस में आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इक्वेशन 1, ये 1 एंड 2 इन दोनों को ऐड करें तो क्या वैल्यू बनेगी? 2x प्लस वाई, मतलब 2 बार x प्लस वाई है, z से z आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा अगर हम ऐड करेंगे? 170, ठीक है, प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका? 220, एंड ये 2 आके इसमें डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 110। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकल गई। अब हमें पता है कि तीनों को जब ऐड करते हैं तो 170 वैल्यू आती है, और 2 का दे रखा है 110, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। 170 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी बचेगी? 60। z की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई, x प्लस वाई 110, z की वैल्यू 60। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। आगे हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू है 10। सबसे पहले हम x को क्या एज्यूम करके चलें? x को एज्यूम करके चलते हैं कि हम सिंपल x नहीं मान सकते इसको, या a भी नहीं मान सकते। आपको पता है 2 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसको मानूँ सिंपल, मान लीजिए कि मैंने a प्लस बी ले लिया, अगर मैं x को a प्लस बी मानती हूँ, मान लो कि a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई कोई कुछ भी, मान लीजिए 2 आ गई, मान लीजिए, तो 2 + 1 कितना बना? 3। नंबर तो 3 बना, लेकिन नंबर क्या है? 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट तो नहीं बना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10a लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर a की वैल्यू 1 भी होगी तो भी ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, जैसे 12 बन जाएगा। 2 डिजिट आनी चाहिए, इसके लिए हमें स्टार्टिंग में 10 लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? x को हमने माना 10a प्लस बी, y को हम क्या माने? 10c प्लस डी मान लेते हैं। इतना क्लियर? ये 2 चीज़ें याद रखिए, एक्स वाई को क्या माना? एन एक्स प्लस वाई है 110, जेड है आपका 60। इतना क्लियर? अब हम करते हैं। हमने x को क्या माना था? 10a प्लस बी, वाई को हमने माना था 10c प्लस डी।
क्लियर। अब हमें यहाँ से निकल के आया था कि x प्लस वाई की वैल्यू है 110, ठीक है। x और y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्या बनेगा 10a प्लस बी प्लस में 10c प्लस d इज इक्वल टू 110, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, b प्लस d एक साथ कर लेते हैं और ये 10 कॉमन लेके a प्लस c एक साथ कर लेते हैं इज इक्वल टू 110। यहाँ से b प्लस d की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास 110 और ये माइनस में हो जाएगा 10a प्लस c। इतना क्लियर। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 10th डिजिट नंबर चाहिए, दोनों का सम करना है हमें। फाइंड द सम ऑफ 10 डिजिट नंबर x एंड y का। अब 10th डिजिट कौन सी बनेगी, ये वाली आपकी 10th जो भी डिजिट है इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है a एंड c, तो हमें किसका ऐड चाहिए, a और c का। अगर हमने सम निकाल लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इसलिए हमने a और c को एक साथ किया। इतना क्लियर हो गया। b प्लस डी की ये वैल्यू हो गई। तो हम अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो इन्होंने बीच में दे रखी है कि अगर उनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाए तो एवरेज चेंज हो जाती है, x और y इंटरचेंज हो जाए। ये है 10a प्लस बी, इंटरचेंज हो जाए मतलब क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड है कितना 110 के इक्वल, ठीक है 110 के इक्वल है। लेकिन इन्होंने बोला अगर एवरेज चेंज हो जाए तो तीनों का ऐड क्या बनेगा, मतलब इंटरचेंज हो जाए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी इंटरचेंज होने पर, ये 10 b के साथ हो जाएगा एंड a अकेला हो जाएगा। इंटरचेंज मतलब ये डिजिट यहाँ ये यहाँ। y की वैल्यू क्या बनेगी 10d प्लस c और प्लस में आपका z है। तो तीनों को जब हमने ऐड किया तो क्या नंबर बना आपके पास, कितना एवरेज बनता है 14.2%। इसका मतलब पाँचों की एवरेज बनी है 14.2%। टोटल सम कैसे निकलेगा, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या करें, a और c को एक साथ कर लेते हैं, ये हो गया आपका a एंड c। यहाँ से 10 को करके b एंड d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 14.2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, कितना बना 71। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये b प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 110 माइनस 10 AC, ये करते हैं, इसमें पुट करते हैं और 10 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। इसमें पुट करेंगे 110 को और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 1100। माइनस में जब 10 की 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 100 a प्लस सी, और यहाँ पे ये वैल्यू है ये आपकी a प्लस सी इज इक्वल टू 71, ठीक है। ये वैल्यू देखिए ये 100 a प्लस सी है, ये 1 a प्लस सी है, तो कितना बन गया 9 माइनस का 99 a प्लस सी। अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो ये प्लस का 99 a प्लस सी हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी 1100 में से 71 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बनेगा आपका 71। हाँ सॉरी ये देखिए z की वैल्यू हमने 60 निकाली थी ना, तो यहाँ पे हम z की वैल्यू भी 60 पुट करेंगे। 60 को इस साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ 11 बचेगा। अब आपको क्या करना है 1100 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बनेगा 1089। तो a प्लस सी की यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपको 1089 है, इससे डिवाइड कर देना है 99 को, तो ये एग्जैक्टली आपका कट हो जाएगा 11 पे। a प्लस सी की वैल्यू 11, हमें निकालना था जो 10th डिजिट है उसका क्या सम है, तो उसका सम है 11, डी आपका ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लेंथ ही तो होंगे मीन्स के क्वेश्चन है तो। मिस्टर ए विंस, मिस्टर ए ने क्या किया 1.5 लाख रुपए टोटल थे उसके पास, 1,50,000 रुपये, जिसमें से 25% उसने क्या किया कि बैंक में डाल दिए। 25% वो क्या कर रहा है बैंक में डाल रहा है। सबसे पहले तो इसका 25% कितना होगा 1,50,000 का लगभग 33,750 37,750 बनेगा, 37,500, ठीक है। इसको छोड़ो, आप नॉर्मल चीज़ देखते हैं कि कितने रुपए इसने डाले, ठीक है। 1,50,000 थे जिसमें से 25% उसने डिपॉजिट कर दिए। 25% डिपॉजिट कर दिए बैंक के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअली 2 साल के लिए, और बाकी जो पैसे बच गए मान लीजिए कि जो भी 75% बच गए उसमें से 250 रुपये निकाल दिए। 250 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 2,500 रुपये। बाकी बची हुई अमाउंट को उसने क्या किया एक बिज़नेस में लगाया। उस बिज़नेस में लगाया तो बी ने क्या किया कि 1 साल तक रखा वो वैल्यू। 8 महीने बाद क्या किया बी कोई और बंदा है, उसके हमें नहीं पता कितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए, तो उसने क्या किया 8 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिए। ए ने क्या किया उसके 1 महीने बाद मतलब 9 महीने के बाद उसने क्या किया 10,000 रुपये निकाल लिए। 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट आया, ए का जो प्रॉफिट है उसको 33,750 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 45/22 टाइम है उसका इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक से उसका। हमें अमाउंट क्या निकालनी है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी।
बी ने कितने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो निकालनी है हमें। फर्स्ट ब्लैंक के अंदर हमें वो वैल्यू चाहिए जो बी ने इन्वेस्ट की थी। उसके बाद हमें क्या बताना है कि इफ़ द टोटल प्रॉफिट इन्होंने दे दिया, इतना रिसीव हुआ है। आपको एक इंटरेस्ट रेट भी निकालनी है, जो शुरू में उसने 25 रुपीज़ डाले थे ना, 25% पैसे, वो कितने इंटरेस्ट पे डाले। बी का आपको कैपिटल चाहिए एंड परसेंटेज चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, ए के पास हैं 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, जिसमें से वो 25% तो उसने बैंक में डाल दिया, बाकी कितने बच गए 75%। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका 75% निकालते हैं। ठीक है, 75 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा 1,12,500 इतना। इसमें से 2500 रुपये कम इन्वेस्ट किए, तो इसमें से हम 2500 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना बनेगा 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर। तो ए की कितनी इन्वेस्टमेंट बनी, ए ने मान लीजिए कि 12 महीने तक वो कितने रुपए डाले, 1,10,000 रुपये डाले 12 महीने के लिए। ठीक है, जितना भी बोलता है ना कि उसने विड्रॉ कर लिया, मान ली उसने बोला है कि बी ने 8 महीने बाद विड्रॉ किया, उसने उसके 1 महीने बाद, तो इसका मतलब 9 महीने के बाद क्या किया, उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, पूरा 12 महीने उसका 1,10,000 रुपये रहा, लेकिन उसने क्या किया 9 महीने बाद, मतलब कितने महीने बच गए थे लास्ट में 3 मंथ, 3 महीने में उसने मतलब 10,000 रुपये उसके नहीं थे। तो आप क्या करिए 10,000 रुपये 3 महीने से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो उसका टोटल पैसा आ जाएगा कि ए ने कितने टाइम तक डाला था, ए ने कितना कैपिटल लगाया था। अगर हम शुरू से लगे तो उसने लगाया था 1,20,000 रुपये। ये इसकी वो वैल्यू आ गई, हमें अलग अलग नहीं निकालना पड़ा, हमें पता है कि उसने 1,10,000 रुपये लगाए थे इसके अंदर। एक सेकेंड, 1,50,000 इसने ये 12 महीने तक अमाउंट रखी। एक सेकेंड रुकना, देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने जैसे बोला है ना कि ए ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन 10,000 से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं मैच करेगा, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1,00,000 रुपये उसने निकाले हैं, उसमें से 1,00,000 रुपये, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सही आ गया, तभी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में थी। देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, फिर अगर हम ए की निकालें तो उसने 1,10,000 रुपये सबसे पहले 12 महीने के लिए डाले, फिर अगर उसने 1,00,000 रुपये 9 महीने बाद निकाल लिए, मतलब पूरे 12 महीने में से लास्ट में जो 1,00,000 रुपये हैं वो 3 महीने के लिए नहीं थे, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसका टोटल आ जाएगा इतने अमाउंट। ठीक है, इतने रुपए इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हमें मिल गई। ठीक है, उसके बाद हम देखें जैसे ए की टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गई है, मतलब टोटल उसके टाइम से मल्टीप्लाई करके उसका जो प्रॉफिट का रेशो बन रहा है वो ये बन गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, ए को प्रॉफिट हुआ है 33,750 रुपये का। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है 56,250, तो हम यहाँ से बी का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टोटल में से हम क्या करें, ए का प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास किसका प्रॉफिट आ जाएगा, बी का प्रॉफिट आ जाएगा। बी का प्रॉफिट बनेगा 22,500 रुपये। हमें क्या करना है, ए एंड बी का रेशो की फॉर्म में निकालते हैं प्रॉफिट का रेशो ए एंड बी का। ए का कितना है 33,750 एंड बी का कितना है आपका 22,500। इसको हम सोल्व करें तो आपका ये बनेगा 2 and 3 3/2, मतलब इनके प्रॉफिट का रेशो ये है। प्रॉफिट का रेशो ये है तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कैसे निकलेगा, ए एंड बी का हमने टोटल कैपिटल निकाला है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में ए की जो वैल्यू निकली थी वो क्या निकली थी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया था हमने, जितना टाइम में वो सब्ट्रैक्ट किया था, तो ए की वैल्यू ये हमारे पास कितनी आई थी, टोटल टाइम और उसकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट की फॉर्म में ये वैल्यू आई थी, जो टोटल रेशो बोलते हैं ना बिना कट किए, वो ये आया था। तो ए की वैल्यू अगर ये है तो मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ, ए का रेशो क्या है 3 है, तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी 68। ठीक है, 6,80,000 रुपये किसके आ गई, बी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट मिल गई। बी की इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ से मिल गई।
ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है हमें कि मतलब किसका निकालना है, हमने इसका फाइनल हमने प्रॉफिट का रेशो निकाल दिया, इतने रुपए इसके फाइनल आ गए। तो बी की अगर पूछे कि स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी थी बी की, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। बी ने 10,000 रुपये अपने निकाले हैं इसमें से, ठीक है। 2500 रुपये कम इसने इन्वेस्ट किए, इसका 68,000 हमारे पास से ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे देख, बी का कितना आया हमारे पास टोटल प्रॉफिट 6,80,000 रुपये, ठीक है। जो टोटल टाइम और उससे मल्टीप्लाई किया वो ये वैल्यू आई हमारे पास। अब हमें बी की इन्वेस्टमेंट निकालनी है कि उसने शुरू में क्या किया। ये देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, इन्वेस्टमेंट और टाइम, ये इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करके आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट बी की एक्स है, तो एक्स इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक रही उसकी, 12 महीने तक। फिर उसने क्या किया, 10,000 रुपये निकाल लिए, 10,000 रुपये निकाल लिए कितने, 8 महीने बाद। तो टोटल 12 महीने में से 8 महीने सब्ट्रैक्ट करें, इसका मतलब 10,000 रुपये 4 महीने के लिए नहीं थे, और ये अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों की मल्टीप्लाई है, तो इज इक्वल टू लिखेंगे ये वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा 12x, ये आपका 40,000 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो इसमें हम 40,000 ऐड करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 72, ठीक है। इतना बन गया हमारे पास। अब ये 12x है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी 6 लाख रुपए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 60,000 रुपये हमने इसकी इन्वेस्टमेंट निकाल दी, मतलब सॉरी इसके 60,000 रुपये आए। बी की आपकी स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी 60,000 रुपये, बी की इन्वेस्टमेंट मिल गई, हमें निकालना किसका, बी का ही निकालना है। तो देखिए 60,000 रुपये सिर्फ ऑप्शन एक में ही है, बी में, तो वैसे तो हम डायरेक्ट ऑप्शन बी टिक कर सकते हैं क्योंकि बाकी किसी में 60,000 नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेट भी पूछा तो हमें रेट भी निकालने। इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग से क्या वैल्यू की है, हमें सबसे पहले पता था 1,50,000 था, उसमें से हमने 75% निकाला, उसका 75%, उसमें से 250 सब्ट्रैक्ट किया, 2,500 रुपये। आपकी जो वैल्यू आई उसको 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 12 महीने तक रही। उसके बाद 1,00,000 रुपये हमने क्या किया, 3 महीने के लिए निकाल दिए उसमें से, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का रेशो आ गया, ठीक है। फिर हमें पता है कि ए का प्रॉफिट कितना है, 33,000 रुपये, टोटल प्रॉफिट है इतना, तो हमने बी का प्रॉफिट निकाला, ए और बी के प्रॉफिट का रेशो निकाला हमने, 3:2 आया। तो स्टार्टिंग में जो ए की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई की थी 12 से और 3 में से सब्ट्रैक्ट की थी, वो वैल्यू हमारे पास मिली, उसको हमने 3 से डिवाइड किया ए एंड बी के रेशो से, और बी के रेशो से मल्टीप्लाई किया, टोटल वैल्यू आई। फिर हमने बी को क्या एज्यूम कर रखा था, एक्स इन्वेस्टमेंट की 12 महीने के लिए, और फिर 10,000 रुपये 4 महीने के लिए सब्ट्रैक्ट करके बी की वैल्यू हमारे पास 60,000 रुपये आ गई। तो ये हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर ये प्रोसेस किया है। यहाँ पे 10,000 नहीं 1,00,000 रुपये, इसीलिए मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। अब हमें रेट निकालनी है, वैसे तो हम ऑप्शन बी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रेट की वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से कि अगर मान लीजिए कि पेपर के अंदर क्या हो आपके एग्जाम में कि 2 ऑप्शन हो 60,000 के, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा ना। इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको कितना मिला है, ये मिला 33,750 रुपये। इन्होंने यहाँ बोला था कि जो ए का प्रॉफिट है वो जो उसको इंटरेस्ट मिला है ना बैंक से, उसका 45/22 है, ठीक है। इसका मतलब इंटरेस्ट मान लेते हैं एक्स मिला है, तो ये इसका 45/22% की वैल्यू इतनी है। तो यहाँ से हम इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। इसको काटेंगे, 16,500 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक से, इतना इंटरेस्ट मिल गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1,00,000 जो ये 50,000 रुपये दे रखे हैं, इसका 25% निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने 25% इन्वेस्ट किया था इसके अंदर, ठीक है। वो वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, वो बनेगी आपकी 37,500, मतलब 37,500 रुपये उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किए थे। अब हमें चाहिए रेट एंड टाइम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया और प्रिंसिपल मिल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, 16,500 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है, 37,500 रुपये। तो अब हम कैसे निकालते हैं, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है या फिर सिंपल इंटरेस्ट मानिए कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। अगर रेट एंड टाइम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में प्रिंसिपल। रेट एंड टाइम निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे ही निकलेगा। मान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करते हैं 16,500, 100 प्रिंसिपल कितना है 37,500, ठीक है। 25 पे कट करें, ये 4 पे कट हो जाएगा, ये 15 पे कट हो जाएगा,
5 पे कट करेंगे 3 एंड ये हो जाएगा 11। रेट एंड टाइम आ गया आपका 44। लेकिन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अब आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा इनमें से रेट लगाएं कि आपके पास 24 आ जाए। जब भी 2 साल का निकालना होता है तो क्या करते हैं, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में रेट का स्क्वायर करते हैं, डिवाइड में 100 करते हैं। मान लीजिए कि रेट 20 लेके देखते हैं, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400 डिवाइड बाई 100 कितना हुआ, ये बना 40 एंड 4 44। इसका मतलब रेट कितना है 20%। बी हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पी एन क्यू का एवरेज वेट दे रखा है 24.5, पी क्यू आर 3 अलग अलग स्कूल हैं उनका वेट दे रखा है। अगर इन्होंने बोला कि स्कूल पी कंटेन करता है, सबसे पहले P प्लस क्यू प्लस आर दे रखा है आपको एवरेज वेट 24.5। अगर हमें पता लग जाए कि इनके स्कूल में कितने बच्चे हैं, P में ये अलग अलग स्कूल हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें एक स्कूल में मान लीजिए कि 20 बच्चे हैं, दूसरे में 30, दूसरे में 50, तो सबको ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। अब बोला कि स्कूल P के अंदर 70 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट कितना है 20। एवरेज वेट हो गया इनका 20, ठीक है, एवरेज वेट है 20। तो अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो स्कूल P की कैसे निकलेगी, 70 को 20 से मल्टीप्लाई किया 1400 आ गया। अब Q की बारी आई, Q में कितने स्टूडेंट हैं, A प्लस 16, एवरेज वेट कितना है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई किया, टोटल Q की वैल्यू निकल गई हमारे पास, ठीक है। फिर बारी आती है R की, R में स्टूडेंट्स है A माइनस 14 और एवरेज वेट है 30, तो टोटल स्टूडेंट्स को एवरेज वेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल वैल्यू आ गई। ऐसे ही P की कैसे निकलेगी, 70 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1400। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ गई। इसकी टोटल वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एवरेज कितनी है 24.5, ठीक है, तो 24.5 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सारी वैल्यूज़ से। जैसे 70, जैसे जो भी स्टूडेंट्स 70, A प्लस 16, A प्लस 14, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 प्लस A प्लस 16 प्लस में A माइनस 14, तो ये टोटल स्टूडेंट्स निकल गए हमारे पास। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 24.5 से, तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल गई। अब इस टोटल वैल्यू को इक्वल रख देते हैं किसके, अलग अलग, जैसे जो P ने निकाली है, P के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1400, टोटल जो नंबर्स निकालते हैं स्टूडेंट और उनकी एवरेज। Q का कितना आया, ये आपका A प्लस 16 एंड 25, 16 मल्टीप्लाई किया 25 से। R का कितना आया, A माइनस 14 और मल्टीप्लाई किया 30 से, ठीक है। अब इस वैल्यू को सोल्व करना है। इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से सोल्व हो गई आपकी, 70 A प्लस 16 आ गया। ये देखिए 70 और ये 16 है प्लस का, माइनस है 14 का, तो इनमें से क्या बचेगा, माइनस 14 से ब्रेक के 2 बचा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 72, और ये दोनों अगर हम देखें तो ये कितना है 2A, 70 प्लस 2A, और मल्टीप्लाई किससे करना है 24.5 से। उस तरफ की वैल्यू को सोल्व करें तो कितना बना आपका ये 1400, यहाँ पे क्या बनेगा 25A, अगर 25 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 25 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 400, 30 को A से मल्टीप्लाई किया 30A, 14 से मल्टीप्लाई किया 420, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। 24 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 72 से, कितना आएगा 1764, 2 से मल्टीप्लाई करें 2A से तो कितना बनेगा 49A, क्लियर, ये हो गया 49A। इस तरफ का सोल्व कर दिया। इस तरफ की वैल्यू अगर हम सोल्व करें तो ये देखिए नंबर को पहले सोल्व कर लेते हैं। ये है 400, 420, इसमें से माइनस का 20 बच गया, 1400 में से माइनस का 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1380, और यहाँ पे कितना बनेगा 25 एंड 30A, कितना बनेगा 55A। अगर 49 को इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बनेगा 6A, और यहाँ से 1764 में से 1380 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा 384। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 384, इसको डिवाइड करें 6 से, कितना आया 64। A की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। हमें क्या बताना है, टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, ठीक है। A की वैल्यू आ गई 64, P के अंदर इन्होंने बोला 70 स्टूडेंट्स हैं, Q के अंदर बोला है कि A प्लस 16 स्टूडेंट्स हैं, R के अंदर बोला है A माइनस 14 स्टूडेंट्स हैं। इसमें तो 70 हो गए, इसमें कितना होगा 64, A की जगह 64 पुट करते हैं, प्लस 16 कितना हो जाएगा 80, और 64 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 50। इनको ऐड कर दीजिए 70, 80 एंड 50, कितना बनेगा 200। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 200 दोनों स्कूल्स के अंदर।
नेक्स्ट देखिए, ए स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम, वो कोई गेम प्ले करना शुरू करता है। फर्स्ट राउंड के अंदर क्या किया उसने, अपनी अमाउंट को ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर लिया, और उसने वाई अमाउंट किसको दे दी, बी को। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें सबसे पहला, अगर इसका फर्स्ट राउंड की बात करें, फर्स्ट राउंड में तो इसने अमाउंट तो कर दी ट्रिपल, 3 गुना, और वाई रुपए दिए बी को। ठीक है, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, इसने अपनी अमाउंट तो कर दी डबल और 3y रुपये दिए बी को। तीसरे राउंड में क्या किया उसने, थर्ड राउंड में अपनी अमाउंट 4 गुना कर दी और पैसे दे दिए 2y बी को, और लास्ट में उसके पास 40 रुपीज़ बचे हैं। ए के पास लास्ट में 40 रुपये बचे हैं। अगर उन्होंने बोला कि टोटल ए ने बी को 480 रुपये दिए थे, तो ये बताओ कि स्टार्टिंग में उसके पास कितनी अमाउंट थी। स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट थी, तो हम मान लेते कि 3 राउंड हुए, लास्ट में 40 रुपये बचे, तो हम मान लेते हैं कि आफ्टर 3 राउंड, आफ्टर थर्ड राउंड, तीसरे राउंड के बाद उसके पास कितनी अमाउंट है, इज इक्वल टू 40 अमाउंट है उसके पास। लेकिन उसने बी को कितने रुपए दिए, सबसे पहले ये निकालने से पहले एक नॉर्मल सी चीज़ ये निकाल लेते हैं कि इसने टोटल बी को कितने रुपए दिए, 3y 2y एंड y, तीनों को ऐड करें कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। उसने 6y रुपीज़ दिए, टोटल कितने पैसे दिए 480। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल सकती है कितनी, 80 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो थर्ड राउंड के बाद क्या था, उसके पास 40 रुपये थे, लेकिन उसने b को कितने रुपए दिए थे, 2y रुपये दिए थे। तो प्लस करेंगे 2 और y की वैल्यू कितनी है 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 + 160 कितना हो गया, 200 रुपये। इसका मतलब तीसरे राउंड के बाद उसके पास 200 रुपये थे, जब तक उसने बी को नहीं दिए थे। तो तीसरे राउंड के बाद उसके पास 200 रुपये थे। तो तीसरे राउंड से पहले कितने थे, बिफोर थर्ड राउंड देखे तो कितने थे उसके पास, अमाउंट कितनी की है उसने फोर्थ राउंड में, 4 गुना। इसका मतलब 200 को अगर 4 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब तीसरे राउंड से पहले उसके पास 50 रुपये थे। अब हम बोलें कि दूसरे राउंड के बाद कितने थे, आफ्टर सेकेंड राउंड 50 रुपये तो थे इसके पास, लेकिन इसने बी को कितने दिए हैं, 3y सेकेंड राउंड के बाद। तो 3y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 80। तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, 240, कितने रुपए हो गए, 290। दूसरे राउंड के बाद उसके पास थे 290 रुपीज़। अगर मैं दूसरे राउंड से पहले देखूं उसके पास कितने थे, तो 290 तो थे, लेकिन सेकेंड राउंड में उसमें अमाउंट क्या की है, डबल की है। इसका मतलब 2 से डिवाइड करूँ तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब दूसरे राउंड के बाद उसके पास दूसरे राउंड से पहले 145 रुपये थे। अगर मैं फर्स्ट राउंड के बाद देखूँ कितने थे, आफ्टर फर्स्ट राउंड कितने होंगे, 145 तो है ही, लेकिन इसने बी को कितने रुपए दिए हैं, वाई की क्या वैल्यू है, 80। इसका मतलब उसके पास 225 रुपये थे फर्स्ट राउंड के बाद। लेकिन बिफोर फर्स्ट राउंड कितने थे, पहले राउंड से पहले कितने थे उसके पास, 225 तो हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट राउंड में उसने अपनी अमाउंट ट्रिपल की थी, 3 गुना की थी। तो अगर हम इस 225 को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो ए के पास पहले थी। कितनी अमाउंट आएगी, 75। इसका मतलब स्टार्टिंग में उसके पास 75 रुपीज़ थी। ये 6 क्वेश्चन थे, ड्रिल 1 के अंदर 6 क्वेश्चन थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ आपका ड्रिल 1 कंप्लीट हो चुका है। अर्थमेटिक की क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे, जैसे मेंस का भी डेली ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मेंस में एकदम से देखिए, अगर आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ प्री की, तो एकदम से आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्री में हम क्या करते हैं, जल्दी सोल्व करते हैं, 30 सेकेंड में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये हो सकता है क्या 30 सेकेंड के अंदर, थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो मेंस में क्या होगा, एकदम से घबराहट स्टूडेंट्स को इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन ट्राई किए होते हैं। तो बीच में क्या करो, प्री का पढ़ते रहो, लेकिन मेंस भी उठाओ, कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन तो मेंस का भी करो। उससे क्या होगा, इतनी ज़्यादा एकदम से हड़बड़ाहट नहीं होगी आपको जब भी आप एग्ज़ाम में पहुँचेंगे। और मेन दिक्कत क्या है कि आप ये चीज़ देखिए, अगर कुछ लोग प्री की चेकलिस्ट को, जो क्वांट्स की चेकलिस्ट है मैं डेली करवा रही हूँ, उनको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं देख रहे, वो बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जो प्री की चेकलिस्ट है आपकी, देखिए आपके बेसिक तो वहीं से बन रहे हैं, आपको वहीं से पता चल रहा है कैसे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन सोल्व करना है, कैसे टाइम एंड वर्क, कैसे आपको एवरेज का क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन मेंस में बस थोड़ा लेंथी हो जाता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी मेथड तो वही होता है ना। तो इसीलिए वो चेकलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारी ड्रिल 1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ड्रिल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अच्छे कमेंट्स करिए, जो भी डाउट है उससे रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।